प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग करने जा रहे हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10। सुपरटेट इंग्लिश के 10 क्यूज में 9 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और आज का है 10वां। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला जो क्वेश्चन है वो आज फिर पैसेज पर है और ये पैसेज जो है वो पोएम का है। क्लियर? देखिए ये पोएम की लाइनें हैं और ये पोएम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। ठीक है। तो मैंने कहा था पहले भी आप लोगों से कि जब भी हम ये सॉल्व करेंगे, पैसेज सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, पैसेज पर बाद में आएंगे। ठीक है। और आरसी डिस्कशन में भी मैंने ये बात बताई थी। तो फिलहाल अभी तो वही वाला काम करेंगे जो हमने आपको बता रखा है। पैसेज पर बेस्ड ये जो पहला क्वेश्चन है वो किस तरह का है, देखिए लिखा है द अराइवल ऑफ मॉर्निंग इज हेराल्डेड बाई। हेराल्डेड का मतलब क्या हुआ? शुरुआत करना। ठीक है ना, प्रारंभ करना, बिगिन, स्टार्ट करना, तो ये होता है हेराल्डेड। तो जो शुरुआत है अराइवल ऑफ मॉर्निंग, उसका वेलकम कौन करता है? ठीक है, कौन उसको शुरू करता है? वेलकम करने का मतलब जो वेलकम करता है वही इसकी शुरुआत करता है। ठीक है, तो कौन शुरू करता है सुबह की, मॉर्निंग की? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। और यहाँ देखते हैं कोई क्वेश्चन है, एक फिगर ऑफ स्पीच पूछी जा रही है। किसमें पूछी जा रही है कि मेरी मिल्क मेड्स। ठीक है, मेरी मिल्क मेड्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो ये फिगर ऑफ स्पीच बताने के लिए भी तो पैसेज में जाना भी नहीं पड़ेगा। फिलहाल एक बार हम लोग देख लेंगे। मैरी मिल्क मेड की फिगर ऑफ स्पीच बिना पैसेज पढ़े भी आप लगा सकते हैं क्योंकि कंटेक्स्ट पूरा है वहाँ पर। ठीक है, आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ये था कि मॉर्निंग को कौन हेराल्ड करता है। पैसेज पढ़ते हैं कि मॉर्निंग को कौन हेराल्ड करता है। यहाँ से पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है व्हेन कैट्स रन होम एंड लाइट गेस हैज़ कम। जब कैट्स घर चली जाती हैं, मतलब रात में शिकार पर निकलती हैं। ये तो फेलाइन फैमिली की जितनी भी हैं वो सब रात में शिकार पर निकलती हैं। तो कैट अपने घर वापस चली गई है शिकार करके। लाइट हैज़ कम, उजाला आ गया है। एंड ड्यू इज़ कोल्ड अपॉन द ग्राउंड, ज़मीन पर ओस की बूंदें पड़ी हैं ठंडी ठंडी। एंड द फार ऑफ स्ट्रीम इज़ डम्ब, दूर कहीं जो स्ट्रीम है वो डम्ब है, इस समय वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है। एंड द व्हर्लिंग सेल गोज़ राउंड, सेल किसकी होती है? शिप वगैरह में जो होती है। व्हर्लिंग सेल गोज़ राउंड एंड द वायरिंग सेल गोज़ राउंड। ये लाइन दोनों एक बार में लिखी है। ठीक है, इसको कहते हैं रिपीटिशन। अलोन एंड वार्मिंग हिज 5 विट्स, द वाइट आउल इन द वेल्फ्री साइड। सब सुबह का टाइम है। व्हेन मेरी मिल्क मैड, ये लिखा है व्हेन मेरी मिल्क मैड क्लिक द लैच। ठीक है, और उसके बाद एक लाइन और नीचे है तो वहाँ पे ये सेंटेंस पूरा होगा। पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तक फुल स्टॉप लगा है तो पहले इसका। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सुबह के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं देखिएगा। कैट का घर जाना, लाइट का आना, और ड्यू पड़ा होना उस पर ग्राउंड पे, और स्ट्रीम का डंब होना, और वायरिंग ऑफ सेल। ये इतनी चीज़ें बता रही हैं सुबह के आने को इंडिकेट कर रही हैं। इनमें से कोई ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। और क्या होगा? वार्मिंग ऑफ फिश 5 विट्स, और लिखा है आउल इज वेल्फिसिट्स, तो ये आउल भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं सारा देख लेते हैं। कौन मॉर्निंग को वेलकम कर रहा है? व्हेन मेरी मिल्क मैड क्लिक द लैच, ये मेरी मिल्क मैड, ये भी आ गया। आगे लिखा है रेयरली स्मेल्स द म्यूमोन है। आगे लिखा है कक हैज संग बीनीथ द हैच। कक मतलब मुर्गा, हैज संग का मतलब उसने गाना गाया। बीनीथ द हैच, छप्पर के नीचे से मुर्गा अपना गाना गा रहा है। ट्वाइस या थ्राइस। फिर लिखा है एलोन एंड वार्मिंग हिज 5 विट्स। आगे लिखा है द वाइट आउल वेल्फ्री विट्स। ये सब पूरे ऊपर आ चुके हैं। इनमें से देखिए कौन आता है जो उसका सनराइज़ का या डे का वेलकम कर रहा हो, मॉर्निंग का वेलकम कर रहा हो। कौन आया? रनिंग स्ट्रीम। रनिंग स्ट्रीम नहीं आई थी वहाँ पे। स्ट्रीम क्या थी? स्ट्रीम वहाँ पर थी डम्ब। ठीक है ना,
डम्ब स्ट्रीम की बात आई थी, रनिंग स्ट्रीम की बात नहीं थी, ये कट गया। टावर क्लॉक नहीं था वहाँ पे, फिशरमैन्स क्राई भी नहीं थी, कॉक्स सिंगिंग थी, हाँ ठीक है, कॉक मतलब हुआ मुर्गा, तो मुर्गे की सिंगिंग ये थी, ये आएगा आपका ऑप्शन। बाकी तीनों चीज़ें होती तो हैं, ठीक है ना, आपको ऑप्शन ऐसा मिलेगा जैसे लगेगा कि ये चीज़ होती तो है, पर होती है ठीक है, लेकिन क्या वो पैसेज में दी है। इफ़ नॉट गिवन इज पैसेज इट कैन नॉट बी योर आंसर। अगर पैसेज में नहीं दिया है तो नो मैटर हाउ मच सुटेबल हाउ मच करेक्ट इज, बट इट कैन नॉट बी योर आंसर बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द पैसेज। अगर पैसेज में नहीं दिया है तो आंसर नहीं होगा, चाहे जितना सुटेबल हो, ठीक है ना। तो ये इसमें रहा आपका डी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मेरी मिल्क मैड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए पहला वाला जो शुरू हो रहा है वर्ड वो कैसे है, माँ से शुरू हो रहा है। दूसरा मिल्क मैड में भी ये माँ से शुरू हो रहा है। और ऐसे देखोगे तो ए एम से स्टार्ट है और ए एम से स्टार्ट है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन माँ है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन माँ है। और आपने हिंदी में पढ़ा होगा जब एक ही वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, मतलब क्या हुआ, सेम साउंड, सेम कंसोनेंट साउंड, ध्यान रखिएगा, व्हेन सेम कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड, सेम कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड मोर देन वंस, जब एक से अधिक बार कंसोनेंट साउंड रिपीट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। और इसी एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। क्या हो गया ये, अनुप्रास, हिंदी में अनुप्रास है तो अंग्रेजी में ये एलिट्रेशन है। ओनोमोटोपैया होगा नहीं, मेटाफर होगा नहीं, एलिट्रेशन यही आंसर है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ है नहीं, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, एलिट्रेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक सेंटेंस एक्टिव या पैसिव में दिया हुआ है। अगर एक्टिव में है तो पैसिव में बदलिए, पैसिव में है तो एक्टिव में बदलिए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनकी पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, इट के बाद इज या वाज जो भी लिखा हो, इट इज़ टाइम, ठीक है ना, ये आ गया। उसके बाद टू लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, देन ऑब्जेक्ट दिया हो, तो जब इसकी हम लोग पैसिव बनाते हैं तो ये ऐसे बनाया जाता है कि ये इट इज़ टाइम, ये तो कॉपी हो जाएगा, ये इतना, ठीक है ना, इसमें कोई चिंता नहीं है। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम। बस यहाँ पे शुरुआत करने में यहाँ पे क्या करना होगा, हमें आपको लगाना पड़ेगा फॉर, और फॉर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, फॉर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है ये इधर चली जाएगी और इसके साथ क्या लगेगा, टू होगा और बी होगा और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गया। फॉर होगा और टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बस इतना। ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ये ऑब्जेक्ट इधर आया है, इसके पहले फॉर लगेगा और टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है ये इधर जाके इसमें टू बी के साथ थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ये पैसिव का एक रूल है। चलिए देख लेते हैं अब आपके ऑप्शन में कौन सा है। इट इज़ टाइम, आगे लिखा है टू क्लोज द शॉप, क्या लगाएंगे, इट इज़ टाइम द शॉप लगा दिया, फॉर नहीं लगा हुआ है, ये गलत हो गया। इट इज़ टाइम, ये फॉर लगा है, द शॉप टू बी क्लोज, ये पूरा है इसमें दिया हुआ। चलिए मैं आपको एक बार डिलीट करके दिखाता हूँ। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, ये दोनों में दिया है इट इज़ टाइम, ठीक है, इन दोनों में टाइम दिया है। द शॉप के पहले फॉर नहीं लगाया है इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ द शॉप के पहले फॉर लगा हुआ है और ये टू बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, ये वाला करेक्ट हुआ। और इट इज़ टाइम टू क्लोज, अब टू के साथ अगर क्लोज लगाओगे तो एक्टिव वॉइस हो जाएगी, शॉप टू बी क्लोज्ड, ठीक है। और लिखा द शॉप इज़ टू बी क्लोज्ड एट टाइम, अब ये गलत हो गया, पैसे भी नहीं बना। इट इज़ टाइम को कॉपी नहीं किया, ये कॉपी ही किया जाएगा ना सीधे सीधे। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हुआ, बी हुआ, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ये एरर की बात है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें एरर किस तरह की है। नाउअडेज, कोई गलती नहीं है। एवरीथिंग इज मोर कॉस्टलियर दैन इट वाज बिफोर, आजकल हर चीज़ उससे ज़्यादा महंगी है जितनी ये हुआ करती थी, पहले जितनी हुआ करती थी। दैन लगा है किसके लिए, कॉस्टलियर, कॉम्परेटिव डिग्री, ये लिखा है कॉम्परेटिव डिग्री, इसके साथ दैन लगा है, तो यहाँ तो ठीक है, कोई एरर नहीं है। लेकिन ये कॉम्परेटिव डिग्री के पहले जो मोर लगा हुआ है यहाँ गलती है, ठीक है, क्योंकि अगर वो कॉम्परेटिव डिग्री ऑलरेडी है तो ये मोर लगा दिए और आप कॉम्परेटिव डिग्री लगा दिए, तो दोनों बनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर आप एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री बना ही रहे हैं
तो उसके पहले मोर लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले मोर या लेस क्या होता है, गलत होता है। यहाँ कॉस्टलियर के पहले हमें मोर नहीं लगाना चाहिए था। ये कॉस्टलियर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले मोर नहीं लगाना चाहिए। तो योर आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए कारण समझ लीजिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये खाली जगह भरनी है। जाहिर सी बात है, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन दिए हुए हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, इंडिया में बहुत अधिक संख्या में लोग डाइड मतलब मर गए डैश कोविड-19 इन द सेकेंड वेव। तो कोविड-19 की सेकेंड वेव में इंडिया में बड़ी संख्या में लोग मर गए। तो डाइड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों को कुछ बातें आपको अभी सीखनी पड़ेंगी। डाइड के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आगे बात क्या लिखी हुई है। देखिए डाइड के बाद ऑफ लगता है, तो डाइड के बाद ऑफ लगता है तो यहाँ कोई डिजीज़ लिखी होगी, कोई बीमारी लिखी होगी, ठीक है ना। कोई डिजीज़ लिखी है, डाइड के बाद कोई डिजीज़ लिखी है तो ऑफ लगाना पड़ेगा। अच्छा, डिजीज़ के अलावा कुछ चीज़ें होती हैं। डाई ऑफ अ डिजीज़, किसी बीमारी से मर गए तो, और ओवर ईटिंग से नहीं, ओवर ईटिंग नहीं, डाई ऑफ अ डिजीज होता है, डाई ऑफ हंगर हो सकता है, डाई ऑफ स्टार्वेशन हो सकता है, डाई ऑफ थर्स्ट हो सकता है। तो मतलब कोई किसी बीमारी से मर जाता है, भूख से मर जाता है, प्यास से मर जाता है। और एक होता है डाई ऑफ सेम, कोई शर्म से मर जाता है। हालांकि अब इतने शर्मीले लोग नहीं बचे हैं कि वो शर्म से मर जाए। गया ज़माना जब कभी शर्म से कोई मर जाया करता था, ठीक है ना। अब तो शर्म से नहीं मरते हैं, तो इसको हटा ही तो ये पूछा भी नहीं जाएगा। तो किससे किससे, डाई ऑफ डिजीज, हंगर, थर्स्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों से कोई मर जाता है तो आप डाई के बाद ऑफ लगाएंगे। दूसरी बात क्या होगी डाई के बाद, एक तो हमने डाई ऑफ बता दिया, डाई के बाद ये ऑफ हो गया। अब डाई के बाद फ्रॉम भी लगता है, तो डाई के बाद फ्रॉम कब लगता है, अदर कॉजेज होता है। जैसे किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर कोई बीमारी नहीं है, हार्ट अटैक हो गया तो कोई बीमारी नहीं है वो। तो बीमारी ऐसे होती है ना, जैसे बुखार हो गया, प्लेग हो गया, कोविड हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, कॉलरा हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ठीक है, अचानक कोई चीज़ हो जाती है, किडनी फेलियर या ओवर ईटिंग है, ठीक है, इतना खा लिए, गले तक ठूस के खा लिए, हवा आने जाने की जगह नहीं बची तो मर गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया या जो भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से मर गए, ठीक है ना। या बहुत कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से मर गए, या ये कह सकते हो ओवर ड्रिंकिंग की वजह से मर गए। तो इस तरह के जो कारण होते हैं उसके लिए हमें फ्रॉम लगाना पड़ता है और फॉर लगाना पड़ता है। कब फॉर्म होता है, फॉर होता है पर्पज, किस वजह से मर गया कोई आदमी। जैसे सरदार भगत सिंह को ले लो, सरदार भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जान दे दी, तो क्या कहा जाएगा, सरदार भगत सिंह डाइड फॉर हिज कंट्री, सरदार भगत सिंह डाइड फॉर आवर फ्रीडम, ठीक है। तो ये हो जाता है अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, ठीक है। अब जैसे हम कहें कि मजनू लैला के लिए मर गया ठीक है, तो प्यार के लिए मर गया, ये भी तो एक पर्पज ही था ना। तो मजनू डाइड फॉर हर हिज लव, तो ये हो जाएगा। रोमियो डाइड फॉर हिज लव, जूलियट डाइड फॉर हर लव, ऐसे हो जाता है। तो प्यार के लिए भी मर जाते हैं लोग, ऐसे नहीं है, आशिकों की दुनिया है। और प्यार के लिए जान दे दिया तो भी फॉर लगेगा। अच्छा, फॉर के अलावा और क्या लगेगा, जैसे इन लगता है डाइड के बाद। तो अगर एक्सीडेंट में डेथ हो गई है या बैटल फील्ड में डेथ हो गई तो डाइड इन एक्सीडेंट या डाइड इन बैटल फील्ड, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अगर पॉइजन खा के, जहर खा के मर जाते हैं तब क्या लगाना पड़ेगा, तब बाय लगाना पड़ता है। नेग्लिजेंस से अगर डेथ हो जाती है तो डाई के बाद क्या लगाना पड़ता है, थ्रू लगाना पड़ता है। तो ये डाई के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन है, कभी ऑफ, कभी फ्रॉम, कभी फॉर, कभी इन, कभी बाय, कभी थ्रू, ठीक है। मैंने बता दी वजह कब कब कौन लगेगा। अब देखते हैं यहाँ कौन सी वजह है डाइड के बाद। तो ये लिखा बहुत से लोग मर गए, वजह क्या थी, कोविड-19, ये एक बीमारी है, तो क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। 5 क्वेश्चंस हो गए। जहाँ डिटेल करने का मामला आ जाएगा वहाँ डिटेल करेंगे, और जहाँ डिटेल करने की कोई बात नहीं होगी तो वहाँ कोई बात नहीं है, आराम से समझ जाना ऐसे ही, ठीक है। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखें। दिस इज द सेम डॉग, ये वही कुत्ता है, डैश आई सा 2 days ago एट योर होम, ये वही कुत्ता है जिसे मैंने 2 दिन पहले आपके घर पर देखा था, ठीक है ना। तो अब कुत्ते के लिए आप क्या लगाएंगे, यहाँ एंटीसीडेंट क्या है आपका, डॉग। डॉग के लिए हु लगता नहीं है, कट गया, ना तो होम लगेगा। होम किसके लगते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए लगते हैं, ये दोनों कट गए। अब बच्चा डॉग के लिए व्हिच लगाएंगे या दैट लगाएंगे, तो दोनों सूटेबल हैं, व्हिच भी सूटेबल है, दैट भी सूटेबल है, तो दोनों आंसर तो हो नहीं सकते, एक होगा इसमें से। आप क्या करेंगे, कैसे काटेंगे इसको, ये डॉग के पहले जो सेम लगा हुआ है, तो अगर किसी भी नाउन के पहले जो एंटीसीडेंट है आपका, एंटीसीडेंट के पहले सेम लगा हो या सच लगा हो, ठीक है ना, सेम या सच लगा हो, इसके बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो,
तो रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो जैसे मान लो आपने हु लगा दिया, हु या हुम जो भी लगाना चाहते हैं, हु हुम लगाया या व्हिच लगाया, ठीक है ना। तो अगर ये नाउन ह्यूमन होगा तो हु वाला लगाना होता है, और एनिमल होता तो व्हिच वाला लगाना होता है। तो ये दोनों लगेंगे नहीं, दोनों गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? तो अगर यहाँ सेम लिखा हुआ है तो अगर आपके नाउन के पहले जिसके लिए आप लगा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं, तो अगर आपके एंटीसीडेंट के पहले सेम लिखा हुआ है तो सेम लिखा हुआ तो ना हु होगा, ना हुम होगा, ना व्हिच होगा, एक्चुअली होगा क्या? दैट होगा। इन एनी केस, चाहे ह्यूमन के लिए हो, चाहे एनिमल के लिए हो, चाहे किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए हो, हमें दैट ही लगाना पड़ेगा अगर सेम लगा हुआ है तो। क्लियर हो गई बात? अब जब प्रोनाउन पढ़ाते हैं तो ये बात बताते भी हैं। ये आपका एंटीसीडेंट हुआ द सेम डॉग, ठीक है, ये एंटीसीडेंट है, सेम लगा हुआ है इसके पहले, तो व्हिच भी नहीं लग सकता, ना हु लग सकता, ना हुम लग सकता, केवल क्या लगेगा? दैट लगेगा, और आपका आंसर हुआ डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अब ये है इम्प्रूवमेंट का, ये इतना पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसको इम्प्रूव करना है। इफ़ देयर इज एनी मिस्टेक, अगर यहाँ कोई गलती है, अंडरलाइंड पार्ट में अगर कोई गलती है, इफ़ देयर इज सम मिस्टेक इन अंडरलाइंड पार्ट, ओनली देन यू विल मेक इम्प्रूवमेंट। ठीक है, वहाँ कोई गलती है तो मेक इम्प्रूवमेंट करेंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे? नो इम्प्रूवमेंट लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ कोई गलती है क्या। तो दे विल नॉट लेट यू गो, वो तुम्हें जाने नहीं देंगे, यहाँ तो कोई गलती नहीं नज़र आ रही है। अनटिल यू विल टेल देम द ट्रुथ, जब तक आप उन्हें सच नहीं बताओगे। यहाँ हमको गलती मिल रही है, देखिए एक अनटिल लगा हुआ है, अनटिल लगा होता है तो विल नहीं लगता। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कंडीशन ऑफ टाइम हो या कंडीशन ऑफ कंजंक्शन ऑफ टाइम हो या कंजंक्शन ऑफ कंडीशन हो, अनटिल क्या है? अनटिल टाइम का कंजंक्शन है, अनटिल मतलब जब तक कि नहीं। तो इसमें क्या लगा है? ये अनटिल लग गया, टाइम का कंजंक्शन है, तो विल शैल लगना नहीं है। दूसरी बात, अनटिल के साथ नॉट नहीं लगता, दोनों की दोनों चीज़ें। अनलेस अनटिल के साथ नॉट नहीं लगना है, एक बात हो गई। दूसरा कि इसके साथ विल और शैल नहीं लगना है। तो दोनों चीज़ें जब हम हटा देंगे तो किस में आ जाएगा ये सेंटेंस? ठीक है, ध्यान रखिएगा किसको? अनटिल को ध्यान रखिएगा। अनटिल के साथ ऑप्शन में विल लगा हुआ है तो नहीं होगा, नॉट लगा है तो भी नहीं होगा, और नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि अनटिल के साथ यहाँ विल नॉट लगा हुआ है। तो ये डी वाला भी गलत है। तो अब क्या लगा पाएंगे? केवल यू टेल। अब आपका आंसर क्या हो गया? बी। इज़ दैट क्लियर? कोई डाउट है, कोई शक शुबहा हो तो बताओ। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? बिहाइंड द बुशेस एक पार्ट हो गया, वर सीन एक पार्ट हो गया, अ पैक ऑफ हाउंड्स एक पार्ट हो गया। ठीक है ना। इस सेंटेंस को अगर हम सीधा करते हैं, ठीक है, इस सीधा करेंगे इसको तो क्या होगा? ये होगा अ पैक, इन्वर्जन कर दिया गया है। अगर सीधा करेंगे तो अ पैक ऑफ हाउंड्स, अ पैक ऑफ हाउंड्स, फिर लिखागा वर सीन, फिर आगे लिखेंगे हम बिहाइंड द बुशेज। ठीक है, हमारा जो सेंटेंस हुआ वो हुआ ये कुछ इस तरह का, बिहाइंड द बुशेज। सीधा सेंटेंस ये होता, ये इन्वर्जन किया है। तो वर सीन बिहाइंड द बुशेज, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। सब्जेक्ट पार्ट क्या हो गया? अ पैक ऑफ हाउंड्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट पार्ट है। आपको इसमें ढूंढना क्या था? सब्जेक्ट पार्ट ढूंढना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट पार्ट ढूंढना है। जो सेंटेंस को इन्वर्ट करके उल्टा लिखा हुआ था, आप इसको सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद आप ढूंढिएगा कि इसका सब्जेक्ट है कहाँ पर। ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में आपको बताना है सब्जेक्ट पार्ट। ये देखिए ना, फाइंड द सब्जेक्ट पार्ट। तो बिहाइंड द बुशेज सब्जेक्ट पार्ट नहीं है। एक्चुअली सीधा करेंगे तो ये वाला पार्ट पीछे चला गया था, तो ये सब्जेक्ट नहीं है बिहाइंड द बुशेज, ये प्लेस है। वर सीन क्या हो गया? ये वर्ब हो गई। अ पैक ऑफ हाउंड्स, ठीक है, अ पैक ऑफ हाउंड्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर सीन अ पैक ऑफ हाउंड्स, एक्चुअली ये वर्ब सीन लगा दोगे तो वर्ब हो जाएगी। ठीक है, वर्ब हो जाएगी तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? ना तो वर सीन, ये वर्ब है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? अ पैक ऑफ हाउंड्स। तो आंसर क्या हो गया इसमें से? सी।
यही आपका सब्जेक्ट पार्ट होगा। क्लियर हो गई बात। अगर प्रेडिकेट पार्ट पूछे होते तो क्या होता, प्रेडिकेट पार्ट होते तो ये होता वर्शीन अपेका फाउंड, ये पूरा होगा। ठीक है ना। ये आप सोच रहे हो कि वर्शीन ये होगा प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट नहीं, ये वर्ब है, प्रेडिकेट नहीं है। ये प्रेडिकेट गलत हो जाता। प्रेडिकेट में आता वर्शीन अपेका हाउंड, ये प्रेडिकेट हो जाता। अपेका फाउंड ये क्या हो जाता आपका सब्जेक्ट है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट पार्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है ना। बिहाइंड द बुशेस प्लेस है, एडवर्ब हो जाएगा। वर्शीन क्या हो जाएगी, ये केवल वर्ब कही जाएगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्लूरल। ज़रा ध्यान रखिएगा इस पर, नॉट प्लूरल। फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये दिखा रहे हैं नॉट प्लूरल। अब इसमें से कौन प्लूरल नहीं है। कैटल क्या है, कैटल प्लूरल है। ढेर सारे जानवरों को इकट्ठा कहा जाता है जब वो सारे जानवर जंगल में घास चर रहे, जंगल में क्या, खेत में घास चर रहे होंगे, तब उनको हम लोग कैटल कहते हैं। कैटल प्लूरल होता है। क्लियर। नाउन में हमने पढ़ाया था। चिल्ड्रेन क्या होता है, चिल्ड्रेन भी नाउन का क्या है, चाइल्ड का प्लूरल है। स्टूडेंट्स क्या है, ये तो जाहिर सी बात है, साफ साफ स्टूडेंट का प्लूरल है। आपका आंसर क्या हुआ, बी। मीजल्स क्या है, मीजल्स एक बीमारी का नाम है। क्लियर हो गया। एक बीमारी है जिसको कहते हैं खसरा। ठीक है ना। कौन सी बीमारी है ये, खसरा नाम की बीमारी है। ठीक है। अब इसमें धोखा क्या था धोखा यह था कि देखिए मीजल में एस लगा हुआ है, स्टूडेंट में एस लगा हुआ है। जनरली दिमाग में एक कंसेप्ट होता है कि जिसके लास्ट में एस लगा होगा वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। इस वजह से ये गलती हुई। अच्छा, चिल्ड्रन तो हम लोग जानते हैं प्लूरल है। ठीक है, बचपन से पढ़े हैं। कैटल कम लोग जानते हैं, तो इसमें एस भी नहीं लगा हुआ था, तो ये आपको लगा होगा कि शायद ये सिंगुलर है, पर ये सिंगुलर नहीं है, एक्चुअली सिंगुलर ये था। वो एस की वजह से धोखा हो गया। ठीक है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन हमारा है आज का, क्वेश्चन नंबर 10, और ये किससे रिलेटेड होगा, जाहिर सी बात है ये तो हम पेडागोजी से ही देंगे। हमारे सेट में एक क्वेश्चन तो पेडागोजी का होगा ही होगा। ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, किसके बारे में है, which of these is true, इसमें से कौन सी बात ट्रू है, अबाउट लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक, क्वेश्चन को कायदे से, अबाउट लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए के बारे में कौन सी बात ट्रू है, ट्रू बताना है आपको। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है ना। जो हमारी लैंग्वेज 2 होती है, ठीक, लैंग्वेज 2, ऐसे देखिए, जो हमारी लैंग्वेज 2 होती है वो फॉरेन लैंग्वेज होती है, और इंडिया में लैंग्वेज 2 किसको माना गया है, इंग्लिश को माना गया है। लैंग्वेज 2 सीखने के लिए एक ख़ास बात है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। इसमें कॉन्शियसनेस होती है। इसको हम लोग रूल्स और रेगुलेशंस के जरिए क्लासरूम में पढ़ते हैं। कहाँ सीखते हैं, इसके रूल्स पढ़ाए जाते हैं क्लासरूम में। टेंस के रूल हो गए, ठीक है ना, टेंस वगैरह, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तमाम सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो सेकेंड लैंग्वेज को आपको क्लासरूम में किसी टीचर से पढ़कर सीखना होता है, और ये एक्टिव प्रोसेस है, कॉन्शियस प्रोसेस है। इसमें आपको कोशिश करनी पड़ती है। और जो हमारी मदर टंग होती है, जो हमारी लैंग्वेज 1 होती है, वो पैसिव है। वो स्कूल में नहीं पढ़ोगे तब भी आ जाएगी, वो अनकॉन्शियस है, अपने आप माहौल से आ जाती है। उसको क्लासरूम में पढ़ाए जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। घर पे बच्चे होते हैं, किसी दिन एक भी दिन स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन हिंदी बोलना आता है उनको। ठीक है। तो ये लैंग्वेज 2 के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, सेकेंड लैंग्वेज के बारे में है, और उसकी लर्निंग के लिए कौन सी बात यहाँ पर ट्रू है। चलो, इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, तो लैंग्वेज 2 लर्निंग अनकॉन्शियस प्रोसेस नहीं है। ठीक है। और उसके बाद कहा इट इज़ कॉन्शियस प्रोसेस, ये बात तो ठीक हो गई। नो फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, ये गलत हो गया। फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग चाहिए, ये दूसरा पोर्शन गलत हो गया। इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, ये अनकॉन्शियस प्रोसेस नहीं होगा। लैंग्वेज 2 है, अनकॉन्शियस नहीं होगा। फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये बात सही है। चलो, तो तीनों ऑप्शन नहीं हुए। यहाँ पे आ जाओ, इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस, सेकेंड लैंग्वेज कॉन्शियस प्रोसेस है, और फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये हो गया आपका चौथा वाला ट्रू। क्लियर हो गई बात। ठीक है। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस
अपनी कोशिश से मैंने अच्छे क्वेश्चन बनाए थे, और अगर हमारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे हों, लेवल के लग रहे हों, स्टैंडर्ड लग रहे हों, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखा करिए भाई। आप लोग लिखते नहीं हैं तो मन उदास हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम बढ़िया नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर, अगर आपको क्वेश्चन लेवल के लग रहे हैं, स्टैंडर्ड लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, ताकि और बढ़िया आगे चल के क्वेश्चन बना पाएँ, इसी लेवल के बना पाएँ। ठीक है, तो ठीक है, ये 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं सेट 10 के, फिर हम लोग मिलेंगे सेट 11 में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।